ओके, देखो हमारा अगला जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फीयर। सबसे पहले याद रखना कि ये जो स्फीयर है ये आपका कंडक्टर नहीं हो सकता, कांट बी ए कंडक्टर। तो इट विल नॉट बी अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर होता तो कंडक्टर पे जैसे ही अपन चार्ज डालते हैं तो वो भाग के सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं टिकता। इसका रीज़न ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है ना, तो ये कंडक्टर नहीं हो सकता। तो हम ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जिसमें आपका चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, मतलब कौन, वो हो जाएगा आपका इंसुलेटर, है ना। सपोज करो कि ये एक स्फीयर है जिसमें चार्ज क्यू फैला हुआ है, मतलब इन सब चार्जेस को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा क्यू, और मान लो इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है आर। तो यहाँ पे हम एक चीज़ डिफाइन करेंगे, वो है रो। तो रो आपका बेसिकली क्या होता है, रो आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो को हम बोलते हैं वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो किस में फैला हुआ है, वो फैला हुआ है वॉल्यूम में। तो रो जो है वो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका चार्ज कितना है, चार्ज तो अपना कितना है क्यूब, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो याद रखना कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेसिकली किसके लिए होती है, जब चार्ज आपका वॉल्यूम में फैला हुआ होता है ना। और एक और बात याद रखना कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, चार्ज की कूलम। उसी तरीके से सपोज करो कि आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ है, मान लो एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है, तो वहाँ पे फिर अपन को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो मान लो कि छोटे से वॉल्यूम dv में छोटा सा चार्ज dq है, तो वहाँ पे डेंसिटी कितनी हो जाएगी, dq/dv। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे पहले मुझे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा बड़ा स्फीयर है ना, इसके अंदर ये जो तुम्हें दिख रहा है मैं लाल कलर की देखो बना रहा हूँ, लाल कलर के ऊपर ये हरा कलर का डॉटेड लाइन है। मान लो कि ये मैंने छोटा स्फीयर लिया है ना, इस छोटे स्फीयर का मान लो रेडियस है छोटा r। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब हमारा जो स्फीयर है वो बड़े स्फीयर से छोटा है। ठीक है, देखो चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो रो क्या होता है, रो होता है Q/V। मान लो कि ये जो छोटा स्फीयर है, ये छोटा, मान लो इसमें आपका चार्ज है Q डैश और इसका वॉल्यूम है V डैश। तो रो को अपन क्या लिख सकते हैं, Q डैश अपॉन V डैश। अब रो क्या है, रो है आपका Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा Q डैश डिवाइडेड बाय जो छोटा स्फीयर है उसका वॉल्यूम। तो छोटा स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई छोटे आर का क्यूब। तो छोटे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज बंद है, छोटे स्फीयर के अंदर चार्ज बंद है Q डैश। तो Q डैश कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो आपका चला गया, तो ये चला गया, तो ये हो जाएगा आपका QR³ अपॉन R³। तो पूरे स्फीयर में कितना चार्ज फैला हुआ है Q। अगर कोई तुम्हें पूछे कि नहीं इसके अंदर एक छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस है छोटा r, तो बताओ उसके अंदर कितना चार्ज फैला हुआ है। तो उसके अंदर जो चार्ज फैला हुआ है वो क्या है, वो है आपका QR³ अपॉन अपॉन बड़े आर का क्यूब, है ना। तो इस फॉर्मूले से आप ये भी निकाल सकते हो कि अंदर जो स्फीयर है उसके अंदर कितना चार्ज है, फ्लक्स भी निकाल सकते हो, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एक और चीज अब याद रखना, देखो अब ये तो हमें पता पड़ गया कि अंदर जो स्फीयर है उसमें कितना चार्ज बंद है, उसमें चार्ज बंद है Q डैश, और Q डैश की वैल्यू कितनी है, Q डैश की वैल्यू है QR³ डिवाइडेड बाय बड़ा आर का क्यूब। तो अंदर जो स्फीयर है, ये जो अंदर वाला स्फीयर है, मान लो इसके थ्रू आपका जो फ्लक्स है, मान लो वो फ्लक्स है φ1। तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो E डॉट ए में E एरिया कितना है अंदर वाले स्फीयर का, 4 पाई छोटे आर का स्क्वायर, और cos 0 कितना हो जाएगा 1। क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, और अगर कोई छोटा एरिया लोगे तो वो भी बाहर की तरफ है। तो आपका एक तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला आ गया, और एक गॉस थ्योरम से क्या होता है, गॉस थ्योरम से फ्लक्स होता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज एनक्लोज कितना है Q डैश, और Q डैश हमने पहले ही निकाल रखा है, कितना है Q डैश, Q डैश है आपका QR³ डिवाइडेड बाय बड़े आर का क्यूब। अब देखो
तो बेसिकली दोनों फ्लक्स को बराबर रखो तो E1 इंटू 4πr² किसके बराबर हो जाएगा, QR³ डिवाइडेड बाय R³ एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स क्या था, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज अपना कितना था, QR³ बाय बड़े आर का क्यूब। तो यहाँ से E1 आपको कितना मिलेगा, E1 आपको मिल जाएगा, तो E1 बेसिकली किसके बराबर है, E1 है QR अपॉन 4πε0 R³, और 1/4πε0 क्या होता है, K, तो उसको हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, है ना। मतलब सेंटर से आप जितना दूर जाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी, है ना। आप सेंटर से जितना दूर जाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, लेकिन कब तक, जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, है ना। तो ये अपन ने ये जो फॉर्मूला है किसके लिए डिराइव किया, व्हेन यू आर इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। देखो नेक्स्ट हम आते हैं एट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो मान लो कि अब मैंने जो स्फीयर बनाया है, अब जो मैंने स्फीयर बनाया, देखो ध्यान से देखो तो वो सरफेस के साथ है ना। ये इतना सरफेस के साथ है, तो इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, बड़ा आर ही होगा। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R इक्वल टू आर पे, मतलब सरफेस पे। तो कुछ मत करो, इस R की जगह बड़ा R पुट कर दो, तो इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, KQ बाय R²। तो सरफेस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ बाय R²। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर निकालनी है। तो ध्यान से देखो, तो अब जो मैंने अपना स्फीयर बनाया है उसका रेडियस हमारा जो चार्ज स्फीयर है उसके रेडियस से भी ज्यादा है। तो अब R इज ग्रेटर देन R। सेम पहले आप फ्लक्स लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। यहाँ पे भी सेम है, सेम कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल, तो फिर आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 0 और cos 0 हो जाएगा 1। तो फ्लक्स हो गया E2 इंटू 4πr²। और फ्लक्स का जो एक और फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला क्या है, E2 इंटू 4πr²। ध्यान से देखो तो जो ये बड़ा स्फीयर है इसके अंदर सारा का सारा चार्ज जो बंद है वो चार्ज है कितना, वो चार्ज है आपका Q। तो चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा, चार्ज एनक्लोज आ जाएगा Q। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई KQ बाय R²। ध्यान से देखो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है ना। तो अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो जब तक आप सेंटर से सरफेस तक आते हो तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है फिर घटती है ना। तो इसको ऐसे समझा जाता है। तो जब तक आप सेंटर से लेके सरफेस तक आते हो तब तक तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ध्यान से देखो, अपना जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। जैसे ही आप सरफेस पे आते हो फिर आप सरफेस के आगे जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, क्योंकि R बढ़ेगा तो E घटेगा। तो आपको ये ग्राफ याद रखना है ना। अच्छा, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये कंडक्टर नहीं हो सकता, है ना। ये जो स्फीयर है ये पक्का एक इंसुलेटर होगा, है ना। कंडक्टर होगा तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज टिकेगा ही नहीं। अच्छा, आज के वीडियो के बेसिस पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, जो मैं मैसेज के साथ भी भेज रहा हूँ, और साथ में नीचे यूट्यूब पे इसका आपको ऑनलाइन क्विज का लिंक भी मिल जाएगा, तो आपको क्विज भी सबमिट करना है। अगर फिर भी आपके पास मान लो कि क्विज ना आए या आपके पास ना हो, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9867530456। और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, है ना, इसी नंबर पे। ओके।